सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व। हमारी पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने एसिड बेस इंडिकेटर्स मींस एसिड बेस की क्या थ्योरी है, किस तरह से इंडिकेटर अपना कलर देता है, उसमें फिनोप्सिलिन का एग्जांपल बड़े ही अच्छे से समझाया है। उससे पहले वाली वीडियोज़ में हम लोगों ने मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और डिफरेंट कंसनट्रेशन टर्म्स, एक्यूरेसी, प्रिसीजन और बाकी सब कुछ कवर किया है। तो अगर आपने वो पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हो तो प्लीज़ आप वहाँ पर भी इस वीडियो देखने के बाद वो वाली वीडियोज़ भी देख लीजिएगा, ताकि आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है हम लोग जो हम लोगों ने प्लेलिस्ट बनाई है उस प्लेलिस्ट से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे ये वाला टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन कर्व। न्यूट्रलाइजेशन कर्व, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन का दोस्तों मतलब होता है जब एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। इसी रिएक्शन सॉल्ट बनाता है और बनाता है वाटर। तो इसी रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है और फॉर्मेशन होती है सॉल्ट और वाटर की, तो हम लोग उस रिएक्शन कहते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। और कर्व का मतलब क्या है? कर्व का मतलब होता है एक ग्राफ। जिस ग्राफ में आप जो भी ग्राफ में जो कर्व देखते हैं उसी को कहते हैं कर्व। मींस हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मींस हम लोग पहले एसिड और बेस की रिएक्शन करेंगे, उसको हम लोग परफॉर्म करेंगे एसिड बेस रिएक्शन को, और फिर जो उससे डेटा निकल के आएगा, जो भी उससे रिज़ल्ट निकल के आएगा उसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि उस ग्राफ का जो कर्व है वो किस तरह से है, वो किस तरह से इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, और क्यों कर रहा है इंक्रीज़, क्यों कर रहा है डिक्रीज़, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसीलिए इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन कर्व। मीन्स न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड बेस की रिएक्शन और कर्व मतलब ग्राफ। तो ये टॉपिक आप क्या हो गया? न्यूट्रलाइजेशन कर्व। तो हम लोग अब दोस्तों एसिड की बात करेंगे, एसिड और बेस की। तो दोस्तों हम लोगों के पास अगर एसिड और बेस की हम लोग रिएक्शन कराए तो हमारे पास चार तरीके की रिएक्शन हो सकती हैं। एक रिएक्शन हो सकती है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया। दूसरी रिएक्शन हो सकती है एक वीक एसिड ले लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बेस लें। थर्ड रिएक्शन हो सकती है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड लें, इस बार स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेकिन जो वो बेस हो वो वीक हो। और फोर्थ हम लोग की रिएक्शन हो सकती है जबकि दोनों वीक हो, वीक एसिड हो और वीक बेस भी हो। तो इस तरह से हम लोगों को इस 4 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा न्यूट्रलाइजेशन कर्व को। तो अब हम लोग सबसे पहले वाले टॉपिक में बात करते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन कर्व में जो सबसे पहले वाला कर्व है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? सबसे पहले हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए और उसके बाद हम लोग को चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल बहुत ही सिंपल होता है। पहले हम लोग पहला वाला करेंगे इसलिए, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है HCl। HCl काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और एक स्ट्रॉन्ग बेस का लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है NaOH। तो हम लोगों ने ये ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो हम लोग जब इसका रिएक्शन कराएंगे HCl प्लस NaOH तो ये रिएक्शन क्या देगा? NaCl देगा। NaCl और वाटर, ये रिएक्शन हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब इसी रिएक्शन को पढ़ते हुए हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं तो आपको दोस्तों ग्लास का ग्राफ दिखा देता हूँ, इसका ग्राफ बनेगा कैसे। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अब देखिए दोस्तों किस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। ये है आपका pH, और ये है आपका अमाउंट ऑफ बेस एडेड। ये है आपका pH और ये है आपका अमाउंट ऑफ बेस एडेड। तो देखिए ये कर्व कैसे बनेगा। ये कर्व कुछ ऐसे बनेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ ये कर्व कैसे हुआ। ये देखिए दोस्तों, जब हम लोगों ने HCl लिया, हम लोगों ने एक कंटेनर में HCl लिया। इस HCl में अब देखिए अभी मैंने इसमें कोई भी NaOH नहीं डाला है, तो अभी इसका pH क्या होगा? HCl का pH बहुत लो होता है। HCl बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो उसका pH लो होगा। तो उसको जब हम लोग ग्राफ की स्टार्टिंग पॉइंट है तो वो 2 से शुरू हुआ है। ये देखिए 2 से शुरू है। मीन्स जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो 2 से शुरू है। मीन्स अभी हमने कोई NaOH नहीं मिलाया है। अब हम यहाँ पे तो मतलब कि अगर हम लोग इसका pH चेक करेंगे तो इसका pH बहुत लो आएगा, वही यहाँ पे 2 है। अब जब हम लोगों ने इस पर NaOH ऐड करना शुरू किया, तो दोस्तों क्या हुआ होगा? जब हम लोगों ने ये इतना सारा HCl है और हम लोगों ने इसमें 1 या 2 ड्रॉप NaOH डाली, तो उसने क्या किया होगा? ये जो NaOH है, NaOH के कुछ मॉलिक्यूल्स है और HCl के खूब सारे मॉलिक्यूल्स है। तो NaOH के कुछ मॉलिक्यूल्स ने HCl के कुछ मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज़ कर दिया होगा। NaOH ने
एसिड के कुछ मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज कर दिया होगा और NaCl बना लिया होगा, ठीक। लेकिन अभी भी काफ़ी सारा HCl बचा है, अभी भी काफ़ी सारा HCl बचा हुआ है। फिर हम लोगों ने और NaOH डाला, हम लोगों ने 2 बूंद और डाली HCl और NaOH, तो क्या हुआ कि जो बाकी बचा हुआ था HCl वो भी न्यूट्रलाइज हुआ होगा। लेकिन अभी भी HCl हम लोग के पास काफ़ी ज़्यादा बचा है। तो एक टाइम पीरियड है कि जब तक हम लोगों ने 20 ml, जब हमने 20 ml डाला तो देखा कि pH तब भी 2 है, और जब हम लोगों ने 40 ml डाला तब भी हम लोगों ने pH देखा तब भी वो 2 के करीब ही है। इसका मतलब क्या है कि अब हम लोग जो NaOH डाल रहे हैं वो धीरे धीरे, जैसे ये NaOH है, ये बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल्स हैं। हमने इस पर 2 मॉलिक्यूल जब NaOH डाला तो इस NaOH ने 2 मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर दिया, ये 2 मॉलिक्यूल चले गए। लेकिन अभी भी कितने सारे HCl प्रेजेंट है, हमने 2 मॉलिक्यूल और डाले NaOH के, इन 2 मॉलिक्यूल ने इन दोनों को भी ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी भी देखिए दोस्तों, अभी भी काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स बचे। फिर हम लोगों ने 2 और डाले मॉलिक्यूल्स NaOH के, इन दोनों मॉलिक्यूल्स ने इन दोनों मॉलिक्यूल्स से भी ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर भी देखिए अभी भी हमारे पास 3 मॉलिक्यूल HCl के बचे हैं। तो मतलब कि हम लोग कंटिन्यूस डालते जा रहे हैं, लेकिन जो अभी HCl है वो बचा रह गया है। तो इसी वजह से ये जो ग्राफ है ये काफ़ी हद तक यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट में एक लाइन है। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम लोगों ने और डालना शुरू कर, जैसे हम लोगों ने 3 मॉलिक्यूल NaOH डाल दिया तो इन तीनों मॉलिक्यूल ने पूरा HCl ख़त्म कर दिया। अब देखिए दोस्तों HCl पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब अगर हम लोग और NaOH 2 ड्रॉप और डालेंगे NaOH तो NaOH यहाँ आएगा और HCl तो यहाँ है ही नहीं, तो मीन्स NaOH न्यूट्रलाइज ही नहीं होगा। और जब हम लोग और NaOH डालते रहेंगे तो दोस्तों क्या होगा, जो pH है हमारा वो राइस करेगा। क्यों करेगा राइस? क्योंकि अब भाई मैं यहाँ पे इस पर NaOH डाल रहा हूँ और NaOH का pH क्या होता है, अब 7 होता है। NaOH का pH जो होता है वो अब 7 होता है, मीन्स वो pH 7 से ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे NaOH डालता जाऊँगा, यहाँ पे NaOH की मात्रा बढ़ती जाएगी तो pH है वो इंक्रीज़ करने लगेगा। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये pH काफ़ी हद तक इंक्रीज़ करता करता करीब यहाँ पे 10 में रुक गया। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, जो एफिशिएंट है, जो NaOH का जो एक नॉर्मल pH होता है वो करीब 10.5 से लेके 11 तक होता है, जो मतलब कि नॉर्मल pH होता है। अब अगर मैं इस पर NaOH डालता गया तो क्या होगा, एक समय आएगा कि ये पूरा जो सोल्यूशन है वो NaOH का ही हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे NaOH डालता गया। अब HCl तो दोस्तों ख़त्म हो चुके हैं, HCl की तो हम लोग बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे क्योंकि HCl ख़त्म हो चुके हैं। अब जब मैं इसमें NaOH डालता रहूँगा तो ये पूरा सोल्यूशन क्या बन जाएगा, NaOH का ही बन जाएगा। और NaOH की खास बात है कि NaOH का जो pH होता है वो 10.5 से 11 के बीच में ही होता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, मीन्स वो 12 मतलब कि वो 11 से ऊपर नहीं जाएगा। तो यही यहाँ पे कर्व है कि जब यहाँ पे एक पर्टिकुलर समय आया कि बहुत सारा जब NaOH हो गया तो ये देखिए दोस्तों, ये 11 के बीच में रुक गया और ये 11 के बीच में रुकता ही जाएगा। अब हम लोग चाहे जितना भी NaOH डालते रहें ये यहाँ पे रुका ही रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई NaOH की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि भाई वो 11 से ज़्यादा pH नहीं बढ़ा पाएगा, उसकी एक कैपेसिटी है NaOH की। तो भाई जब यहाँ पे NaOH डालते रहेंगे, अब चाहे जितना मैं NaOH डाल दूँ, चाहे मैं 1 लीटर NaOH डाल दूँ, pH तो हमेशा 11 ही रहने वाला है ना। तो ये है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस कर्व। मीन्स pH पहले तो कांस्टेंट रहा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे HCl मॉलिक्यूल ख़त्म होने लगे, जब सारे HCl ख़त्म हो गए तो pH इंक्रीज़ करा बहुत ही रैपिडली, देखिए दोस्तों बहुत ही रैपिडली इंक्रीज़ किया। फिर एक समय आया कि भाई जब NaOH खूब सारा आ गया, तो भाई अब NaOH इतना सारा आ चुका है कि अब भाई कि NaOH की भी तो एक कैपेसिटी होती है कि वो 11 तक ही नंबर तक जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा, 11 के आगे नहीं जाएगा। तो ये यहाँ पे NaOH यहाँ 11 नंबर तक रुक गया। तो ये है दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, मतलब कि जो एसिड बेस इंटरेक्शन है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन कर्व। अब आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, जिस पे हम लोगों ने एग्जांपल लिया है HCl और NaOH का, वो इस तरह से इसका कर्व बनता है, मीन्स एस शेप में बनता है। और आप एग्ज़ाम में भी अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई आपके मार्क्स काट नहीं पाएगा।
सो गाइस आई होप आपको पहला वाला पॉइंट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट में कि हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का तो रिएक्शन करवा लिया। अब हम लोग क्या करें, एक वीक एसिड ले और उसका रिएक्शन कराएं एक स्ट्रॉन्ग बेस से। तो अब देखिए क्या होता है। तो वीक एसिड, तो हम लोगों को सबसे पहले एक वीक एसिड लेना है और वीक एसिड का सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड दोस्तों आपके घर में भी होगा और ये काफ़ी वीक एसिड होता है। तो ये एसिटिक एसिड का हम लोगों ने एग्जांपल लिया। और एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना, वीक एसिड तो हो गया चलो, और एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। तो स्ट्रॉन्ग बेस हमारा NaOH ही है क्योंकि NaOH काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है और लेबोरेटरी में भी आपको NaOH काफ़ी मात्रा में मिलेगा। तो हम लोग NaOH की ही बात करते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग इन दोनों की रिएक्शन कराएं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगी, ये होगी एक सॉल्ट बनेगा जो होगा CH3CONA और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये बन गया हमारा सॉल्ट और ये बन गया वाटर, ठीक है। तो अब जब हम लोगों ने इसकी रिएक्शन लैब में कराई, तो हमें एक ग्राफ पता चला। इस ग्राफ को पहले मैं बना देता हूँ कि ग्राफ कैसा है। तो दोस्तों जो ग्राफ है वो पहले तो धीरे धीरे उठा है और फिर 7 में आके ये स्ट्रेट हो गया है। 7 मतलब काफ़ी हद तक स्ट्रेट हो गया है और फिर यहाँ पे आके 12 पे आके ये लीनियर हो गया है। तो ग्राफ दोस्तों कुछ इस तरह से है। अब हम लोग समझते हैं कि क्यों ऐसा ये ग्राफ है और ऐसा क्यों हुआ है। तो देखिए, अगर हम लोग पहले हम लोगों ने कंटेनर लिया, उसमें हम लोगों ने ये एसिटिक एसिड ले लिया। हमने यहाँ पे एसिटिक एसिड, इसमें पूरा एसिटिक एसिड भरा है, ठीक है। अब हमने इसमें थोड़ा सा मतलब कि 2 ड्रॉप हमने इस पर NaOH डाली। तो जैसे ही हमने इस NaOH डाली तो 2 ड्रॉप ने, क्योंकि देखिए ये एसिटिक एसिड बहुत ही वीक एसिड है, ये मैं लिख देता हूँ वीक, मतलब कि ये बहुत ही कमज़ोर है और NaOH क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो आप वो समझिए, एक स्ट्रॉन्ग आदमी वीक आदमी को ज़्यादा मार सकेगा ना। अगर आप ध्यान से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो अगर मैं आपको 5 आदमी बिल्कुल कमज़ोर, बिल्कुल सूखी हड्डी आदमी ले आऊँ और सिर्फ दो एक बहुत हट्टे कट्टे आदमी ले आऊँ, तो वो 2 हट्टे कट्टे आदमी उन 5 वीक आदमी को अच्छे से पकड़ के मार देंगे। भले वो नंबर में ज़्यादा हैं, वीक लोग नंबर में ज़्यादा हैं, 5 है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग आदमी, जो हट्टे कट्टे आदमी, वो भले ही 2 हैं, लेकिन वो 2 आदमी उन वीक आदमी को पकड़ के मार देंगे, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है कि जो हमारा एसिटिक एसिड है वो बहुत ही वीक है और जो हमारा NaOH है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो हो क्या रहा है कि जैसे कि ये एसिटिक एसिड है, ये बहुत सारे एसिटिक एसिड हमारे इसमें मॉलिक्यूल्स है। अब मैंने सिर्फ 2 मॉलिक्यूल NaOH के लिए, अब NaOH क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और एसिटिक एसिड क्या है, बहुत ही वीक है। तो ये 2 मॉलिक्यूल के अंदर इतनी ताकत है कि ये एसिटिक एसिड की 4 मॉलिक्यूल को हरा देंगे। ये होता है यहाँ पे कि दोस्तों क्या हो रहा था, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 NaOH के मॉलिक्यूल सिर्फ 2 ही ऐसे लोग काट पाते, क्योंकि भाई ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बात इधर कुछ अलग है। यहाँ बात है कि यहाँ पे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे एसिटिक एसिड बड़ा वीक है। तो यहाँ के 2 मॉलिक्यूल इन 4 मॉलिक्यूल को मार देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 मॉलिक्यूल इन 4 मॉलिक्यूल को मार दिया तो NaOH के तो मॉलिक्यूल ख़त्म हो गए। अब देखिए यहाँ पे तब भी एसिटिक एसिड बचा है, यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे अभी भी एसिटिक एसिड बचा है, ठीक। फिर मैंने 2 और NaOH के मॉलिक्यूल डाल दिए, इन 2 मॉलिक्यूल ने इन 4 को भी ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी भी देखिए दोस्तों एसिटिक एसिड है, अभी भी एसिटिक एसिड है। ऐसा नहीं कह सकते कि एसिटिक एसिड पूरा ख़त्म हो गया है, एसिटिक एसिड अभी भी है। तो आप देख सकते हैं कि मैं जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ NaOH डाल रहा हूँ, बहुत थोड़ा 2 ड्रॉप डाल रहा हूँ, एसिटिक एसिड बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहा है। तो यही बात है कि स्ट्रॉन्ग और वीक में। तो देखिए ग्राफ कैसे चल रहा है, एसिटिक एसिड का जैसे ही वो एसिड है तो उसका एसिड का जो pH होता है वो लो होता है। तो देखिए इनिशियल पॉइंट में हमारा pH लो है, लेकिन जैसे जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा NaOH डाला तो धीरे धीरे ये ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है। धीरे धीरे ये ग्राफ जो है ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है और ये धीरे धीरे तब तक ऊपर बढ़ा है जब तक सारे NaOH ने सारे एसिटिक एसिड को मार नहीं दिया। अभी देखिए दोस्तों ये NaOH इस एसिटिक एसिड को मारा, लेकिन धीरे धीरे मारेगा क्योंकि अभी यहाँ पे एसिटिक एसिड की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। तो ये NaOH धीरे धीरे अपना काम करेगा। लेकिन जैसे ही मैं दोस्तों 2 मॉलिक्यूल और जोड़ दूंगा NaOH के, तो ये 2 मॉलिक्यूल इन 4 मॉलिक्यूल को भी मार देंगे।
ये 2 मॉलिक्यूल इन 4 मॉलिक्यूल मार देंगे तो अब हम देख सकते हैं कि एसिटिक एसिड पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब एसिटिक एसिड का जो है खेल है वो खल्लास हो चुका है यहाँ पे। अब अगर मैंने और 2 मॉलिक्यूल NaOH डाले तो यहाँ पे NaOH के मॉलिक्यूल आ जाएंगे और इसीलिए जो pH है वो ऊपर बढ़ने लगा, क्योंकि यहाँ पे तो भाई अब NaOH ना लगेगा। मैंने और NaOH डाला तो यहाँ पे और NaOH आ गए, तो भाई और NaOH मीन्स यहाँ पे कंसनट्रेशन NaOH की बढ़ने लगी है। यहाँ पे कंसनट्रेशन जो NaOH की है वो बढ़ने लगी है और जो एसिटिक एसिड है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। एसिटिक एसिड पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और NaOH की कंसनट्रेशन बढ़ने लगी है। अब जब भाई NaOH की कंसनट्रेशन बढ़ने लगी है तो माई pH क्या होगा, राइज़ होगा। तो यहीं पे pH हमारा राइज़ हो गया। जैसे से मैंने NaOH डालता गया हूँ, ये देखिए pH हमारा बढ़ने लगा। क्योंकि pH कब बढ़ता है, जब बेस होता है और NaOH बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। तो भाई आज जब हम लोग बेस डालेंगे तो pH तो आगे बढ़ेगा ही, मतलब ऊपर बढ़ेगा ही, तो कॉमन सेंस की बात है। तो धीरे धीरे ये pH बढ़ने लगा है। लेकिन दोस्तों मैंने क्या कहा था कि NaOH बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। ये इसकी लिमिट ये है कि ये 10.5 से 11 के बीच में ही रेंज करता है। मीन्स ये 10.5 और 11 से ऊपर नहीं जा पाएगा। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा चला जाए तो 12 तक चला जाएगा, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है कि भाई ये 11 के ऊपर नहीं जा पाएगा, इसकी ये लिमिट है। तो जब जैसे मैं NaOH इधर ऐड करता गया तो NaOH तो मैं ऐड करता गया, लेकिन NaOH की भी तो एक लिमिट है भाई, क्योंकि वो 11 से ज़्यादा नहीं भागेगा, 11 से ऊपर नहीं जाएगा। तो यही ये बात हुई है कि यहाँ पे जैसे जहाँ पे मैंने NaOH बढ़ा दिया है, ये यहाँ पे 11 तक इस वाले पॉइंट में ये 11 तक आ चुका है। इस वाले पॉइंट में ये 11 तक आ चुका है। अब NaOH की भाई एक कमज़ोरी है कि वो 11 के ऊपर तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट यहीं पे कांस्टेंट हो गया। अब मैं और NaOH डालता भी रहूँगा तो pH और 11 के ऊपर नहीं जाएगा। तो ये है इस ग्राफ का मतलब कि जैसे पहले तो हम लोगों ने एसिटिक एसिड था, पहले से तो हमने NaOH डाला, तो मैंने क्या बताया, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग आदमी का और वीक आदमी का। 2 स्ट्रॉन्ग आदमी 4 वीक आदमी को आराम से मार सकते हैं। ये इसमें कोई भी इसमें गिला शिकवा नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। तो मैं थोड़ा भी NaOH डाल रहा हूँ, लेकिन एसिटिक एसिड जल्दी ख़त्म होगा, क्योंकि NaOH क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और एसिटिक एसिड बहुत ही वीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ग्राफ है, वो कर्व है, वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। मीन्स यहाँ पे NaOH की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा हो रही है। एक पॉइंट आएगा क्योंकि सारा एसिटिक एसिड ख़त्म हो जाएगा। एक पॉइंट आएगा जो एसिटिक एसिड है वो सारा ही ख़त्म हो जाएगा, और अगर आप डालोगे तो NaOH की कंसनट्रेशन ही बढ़ने लगेगी। अब NaOH बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वह pH को है अब इंक्रीज़ करेगा, लेकिन NaOH की भी एक लिमिट है। वो क्या लिमिट है कि वो 11 के ऊपर नहीं जाता। तो क्योंकि वो 11 के ऊपर नहीं जाता तो वो ग्राफ फिर से एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और जितना भी मैं NaOH डालता रहूँ ये ग्राफ इतना ही चलता रहेगा। तो ये है दोस्तों आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ। ये था दोस्तों आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, ये था आपका दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ। ये कुछ ऐसा था, इसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी कि किस तरह से ये ग्राफ अपनी तरफ से गया है। और यहाँ पे दोस्तों ये ग्राफ है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन हुआ है। तो दोस्तों अब हमारे पास 2 टॉपिक और बचते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, और वीक एसिड और वीक बेस का। तो दोस्तों मैंने इस वाले टॉपिक को दूसरी वीडियो में कवर किया है, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में कवर करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने दोस्तों इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर किया है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो वाली वीडियो भी देखें, क्योंकि आपका मैं चाहता हूँ, हमारा ये गोल है कि आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज गेन हो पाए, वो भी बहुत ही सिंपल टर्म्स में। तो दोस्तों यही है, हम लोगों ने यहाँ पे इसमें 2 टॉपिक कवर किए हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में जो अभी अपकमिंग है वहाँ पे आपको 3rd और 4th का भी जो वो कवरेज है वो मिल जाएगा। सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।